हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्रा फ्रॉम एजुइनपुट। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने एनसीईआरटी सीरीज में 11th क्लास के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। सो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम के एनसीईआरटी पेपर के सॉल्यूशन को। Here is our first question. Discuss how classification systems have undergone several changes over a period of time. यानी डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैव अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी टाइम टू टाइम क्लासिफिकेशन सिस्टम में चेंजिंग्स क्यों हो रही हैं। तो इसकी बेसिक वजह तो यह है कि जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आ रही हैं। अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स को सामने रखते हुए, यानी जैसे जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिस्कवर होते जाएंगे, उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यू कैरेक्टरिस्टिक इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, फिर इनको क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की थी, सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था अरिस्टोटल ने। उसने क्लासिफिकेशन किस बेस पे की? प्लांट्स थे उसके पास, इसने प्लांट्स की क्लासिफिकेशन कर दी दो कैटेगरीज में, हर्ब्स एंड श्रब्स। देन उसके पास एनिमल्स थे, उसने उनको क्लासिफाई किया किस बेस पे? प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड सेकंड एब्सेंस ऑफ आरबीसीज। यानी उसने क्लासिफिकेशन उसने दो कैटेगरीज बना दी, प्लांट्स और एनिमल्स की, और उनको जब उसने क्लासिफाई किया तो उसने उनकी अपीयरेंस की बेस पे उनको प्लांट्स को क्लासिफाई किया, और एनिमल्स को उसने किस बेस पे क्लासिफाई किया? प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब ये क्लासिफिकेशन तो हो गई। इसमें क्या था कि ये नॉन प्लांट्स और नॉन एनिमल्स जो हैं, यानी उस टाइम तक जो नॉलेज में थे साइंटिस्ट के, उसको उसने क्लासिफाई कर दिया। लेकिन ये क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल हो गया बिकॉज it was not able to classify unknown organism। यानी उस टाइम तक जो ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर नहीं हुए थे या जो अननोन थे, तब तक उनको वो क्लासिफाई नहीं कर पा रहा था। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया कार्लस लिनियस का, सेकंड क्लासिफिकेशन किसका सिस्टम किसका था? कार्लस लिनियस का। उसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। यानी अब इसका ये जो फॉल्ट था, फेलियर था, उसको कंपनसेट करने के लिए उसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया कार्लस लिनियस ने। उसने दो किंगडम्स बनाए, कौन कौन सी किंगडम? प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। अब इसने भी क्या किया, इसका ड्रॉबैक क्या था कि इसमें प्लांट्स जो हैं वो क्लासिफाई हो गए, एनिमल्स भी हो गए, लेकिन यहाँ पर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के लिए कोई प्रॉपर गाइडलाइन मौजूद नहीं थी। सो अब इसके बाद जो इसका ड्रॉबैक था, इसको कंपनसेट करने के लिए जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, देखिए इसके दो ड्रॉबैक थे। एक तो ये था कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं कर पा रहा था, और दूसरा इसका ड्रॉबैक ये था कि इट डिडंट डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए थर्ड नंबर पे क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये किसने इंट्रोड्यूस कराया था? रॉबर्ट हुक व्हिटेकर ने। यानी अब जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम जो बन चुके थे, उनके ड्रॉबैक्स को कंपनसेट करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब इसने क्लासिफिकेशन किस बेस पे की थी? सेल वॉल की प्रेजेंस की बेस पे,
सेल स्ट्रक्चर, इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी ऑर्गेनिजम्स की जिनकी बेस पे उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट किंगडम्स में रखा, उनको कैटेगराइज किया। और ये 5 किंगडम्स कौन कौन से थे? नंबर 1 किंगडम प्लांटी, एनिमिलिया, प्लांटी में प्लांट्स आ रहे हैं, एनिमल्स में एनिमिलिया में एनिमिलिया एनिमल्स, मोनरा इसमें प्रोकैरियोट्स, किंगडम प्रोटिस्टा वायरसेस, एंड लास्ट वन इज किंगडम फंजाई। सो टाइम टू टाइम क्लासिफिकेशन सिस्टम को चेंजेस आने का मकसद क्या था कि इसमें जो पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम जो दिया गया अरिस्टोटल ने जो दिया वो भी उसके भी ड्रॉबैक्स थे। उसके बाद जब नेक्स्ट मजीद उसको क्लासीफाई किया गया थोड़ा स्पेसिफिक करके स्पेसिफिकेशंस की बेस पे उनको क्लासीफाई किया तो उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स आ रहे थे। इन ड्रॉबैक्स को खत्म करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। Our next question is state 2 economically important uses of heterotrophic bacteria and archibacteria। पहले हम हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के देख लेते हैं। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स होते हैं। तो ये डिकम्पोजर्स हैं तो ये इनका बेसिक फंक्शन क्या हो सकता है? दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, एंड इसका सेकेंड बेनिफिट ये है इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। एंड लास्ट वन इज it is used to produce antibodies। इसके अलावा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है। यानी नाइट्रोजन साइकिल में इसका रोल होता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं आर्कीबैक्टीरिया। इनके बेनिफिट्स हमने देखने। आर्कीबैक्टीरिया का दूसरा नाम मिथेनोजेंस भी है। तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन गैस। मीथेन गैस किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं? ये dung of ruminants of methanogens और आर्कीबैक्टीरिया, यानी आर्कीबैक्टीरिया का जो डंग होता है उसके रूमिनेंट्स यानी उसके रिमेनिंग्स जो होते हैं उससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है जो इकोनॉमिकली यूज होती है। इसके अलावा आर्कीबैक्टीरिया आर इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस, और इस बायोगैस को देन यूज किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। सो ये थे हमारे हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया के इकोनॉमिकल बेनिफिट्स। क्या थे? हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं। ये कर्ड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करते हैं, और इसके अलावा नाइट्रोजन साइकिल में इनका रोल होता है। सेकंड पे है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया मीथेन गैस और बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं जिससे क्या होता है हम उसको सीवेज ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। Our next question is what is the nature of cell walls in diatoms? यानी डायटोम्स में सेल वाल की नेचर क्या होती है, उसकी कंपोजिशन हम इसमें देखेंगे।
डायटम्स की सेल वॉल बेसिकली सिलिका की बनी हुई होती है। और इस सिलिका से जब सेल वॉल बनती है, इसकी कंस्ट्रक्शन को हम नाम देते हैं फ्रेसल। और ये स्ट्रक्चर जो बनता है ना, इस तरह से बनता है, ओवरलैपिंग शेल्स बनते हैं लाइक दिस। क्या बनते हैं? ओवरलैपिंग शेल्स। यानी इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये हमने देख लिया कि किसकी बनी हुई होती है, सिलिका की, ये भी और ये भी। बस इसमें फर्क क्या है कि इसके दो शेल्स हैं जिनको हम ओवरलैपिंग शेल्स का नाम दे रहे हैं। अब इनकी सेल वॉल जो है, इसमें सिलिका है, तो आफ्टर डेथ ऑफ डायटोन्स क्या होता है, अब ये सिलिका डिपॉजिट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिशियस अर्थ की फॉर्म में। यानी वो डिपॉजिट होगा अर्थ में, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, डायटोमिशियस अर्थ का। जो कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सिलिका है तो ये इट विल बी इनर्ट एंड सॉफ्ट, जिसकी वजह से अब इस गैस को इस अर्थ को यूज करते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में, फिल्ट्रेशन ऑफ शुगर्स एंड मैनी अदर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। यानी बेसिकली इस सिलिका का रोल, इस डायटोमिशियस अर्थ का रोल किसमें होता है, इंडस्ट्रीज में होता है। सो डायटोम्स की सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है, सेल वॉल की बनी हुई होती है, जिसकी कंस्ट्रक्शंस को हम अगर स्पेसिफाई करें तो उसे हम नाम देते हैं फ्रेसल का। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 ओवरलैपिंग शेल्स लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट व्हाट डू द टर्म्स ग्लोबल फाइंड आउट व्हाट डू द टर्म्स एल्गल ब्लूम एंड रेड टाइड सिग्निफाई। यानी हमने ये देखना है कि एल्गल ब्लूम क्या होता है और रेड टाइड्स क्या होता है। पहले हम एल्गल ब्लूम को देखते हैं। व्हाट इज एल्गल ब्लूम? अब एल्गल के नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें रोल किसका होगा, एल्जी का होगा। तो एल्गल ब्लूम क्या होता है, एल्गल ब्लूम रेफर्स टू एन increase in population of algae in water। यानी वाटर सरफेस के ऊपर जब एल्जी की, अब ये एल्जी कौन सी होती है, ब्लू ग्रीन एल्जी, स्पेसिफिकली ब्लू ग्रीन एल्जी, और इसके अलावा इसकी कोई और टाइप्स भी हो सकती हैं। तो इनकी जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी, अकुमुलेशन होगी वाटर के ऊपर, तो उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एल्गल ब्लूम का, दैट काज डीकॉलोरेशन ऑफ वाटर। है ना, जब वाटर सरफेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये वाटर सरफेस है, अब यहाँ पर एल्गी के क्या बन रहे हैं, इसकी अकुमुलेशन हो रही है, तो इससे क्या होगा, जो वाटर कलर है ये डी कलर्ड हो जाएगा। यानी इसका ओरिजिनल कलर नहीं रहेगा, बल्कि इस एल्गी की वजह से ये ग्रीनिश शो होगा, एल्गल कलर में शो होगा। अब जब यहाँ पर उसकी अकुमुलेशन हो जाती है, इट काज इंक्रीज इन BOD। BOD मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, फिशेस की या जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी। इसके बाद है रेड टाइड्स या एल्गल ब्लूम का। हमने देखा कि ये कौन सी स्पीशी बना रही होती है, एल्जी से बन रही होती है। तो रेड टाइड्स जो है बेसिकली ये किससे बनते हैं, रेड
डाइनोफ्लैजिलेट्स। यानी अब यहाँ पर हमने ये देखा था कि वाटर सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, एलजी अकुमुलेट हो रही है। यहाँ पर रेड टाइड्स में क्या होगा, वाटर सरफेस के ऊपर रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स अकुमुलेट हो जाएंगे एंड दे डिवाइड रैपिडली। अब यहाँ पर रैपिड डिवीजन होगी तो इससे क्या होगा, उनका नंबर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे उनका नंबर इंक्रीज होता जाएगा तो वाटर जो है, वाटर स्टार्ट्स टू अपीयर इन रेड कलर। Water appears in red color because of the presence of red dinoflagellates. Red tides क्या होते हैं? Red dinoflagellates accumulates on the water surface that cause red tides. को हम रेड क्यों कहते हैं कि इसका कलर रेड है। यहाँ पर इसकी रैपिड डिवीजन की वजह से जब ये वाटर सरफेस को कवर कर लेंगे तो वाटर जो है वो किस कलर में अपेयर होगा, रेड कलर में, इसलिए हम इसे नाम देते हैं रेड टाइड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर वायराइड्स डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस, यानी वायराइड्स और वायरसेस में बेसिक डिफरेंस क्या है। वायराइड्स वर बेसिकली डिस्कवर्ड इन 97 and it caused potato tuber disease। यानी ये भी क्या है, वायरसेस की तरह डिजीज काज कर रहा है, लेकिन एक स्पेसिफिक डिजीज एक स्पेसिफिक स्पीशी के लिए। कौन सी स्पीशी है, पोटैटो। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वायरॉइड्स और वायरसेस में, कि वायरॉइड्स आर इवन मोर स्मॉलर देन वायरसेस। यानी एक डिफरेंस तो क्या हो गया कि इनका साइज जो है उनसे वायरसेस से स्मॉलर होता है। और वायरसेस का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, वायरसेस के स्ट्रक्चर में होता है प्रोटीन कोट, और वायरॉइड्स में अगर देखें दे लैक प्रोटीन कोट। यानी इनका बेसिक स्ट्रक्चर ही क्या होगा, डिफरेंट होगा। और इसके अलावा वायरॉइड्स के अंदर अगर न्यूक्लिक एसिड देखें, इनके अंदर आरएनए होता है ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। और वायरसेस हमें पता है कि इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड दोनों टाइप का हो सकता है, यानी डीएनए भी हो सकते हैं वायरसेस और आरएनए वायरसेस भी हो सकते हैं। सो यही इनका बेसिक डिफरेंस था कि वायराइड्स का एक तो साइज स्मॉलर होता है वायरसेस से, और इसके अलावा इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड में सिर्फ आरएनए होता है। और वायरसेस कैन बी बोथ डीएनए एंड और आरएनए वायरसेस। Our next question is, describe briefly the four major groups of protozoa। प्रोटोजोआ के 4 मेजर ग्रुप्स हमने डिस्कस करने हैं। प्रोटोजोआ बेसिकली होते क्या हैं, दे आर यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट्स, जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है। अब जब इनके 4 मेजर ग्रुप्स देखेंगे, फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास इसका अमीबाइड प्रोटोजोआ। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ देख लेते हैं। दे आर, हमने देखा कि प्रोटोजोआ क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, सो ये भी क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। हैबिटेट इनका क्या होता है, फ्रेश और सी वाटर। देयर बॉडी लैक पेरिप्लाज्म, यानी आउटर लेयर, जो कुछ प्रोटोजोआ में प्रेजेंट होती है और इनके अंदर एब्सेंट होती है। लोकोमोशन इनकी होती है सीडोपोडिया के थ्रू। इसके अगर हम नाम में ही देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अमीबाइड। तो और अमीबा में भी मूवमेंट किसके थ्रू होती है, सीडोपोडिया के थ्रू होती है, जो इनकी आउटर मेम्ब्रेन की में बनता है, उसकी वजह से ये मूव करता है। सो अमीबाइड प्रोटोजोआ भी किसके थ्रू मूव करते हैं,
सूडोपोडिया के जरिए इनके अंदर नो फ्लैजेला नहीं होता। अगर फ्लैजेला होता तो लोकोमोशन का सोर्स भी वही होता, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, सूडोपोडिया होता है जिसके थ्रू ये मूव करता है। सेकेंड इसका ग्रुप है हमारे पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। ये भी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। उसके बाद हमने क्या देखा था, इनका हैबिटेट। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ आर फ्री लिविंग। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम देखें तो ये होते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक, यानी ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते। और ये इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा था कि प्रोटोजोआ क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। दे लैक सेल वॉल और मूवमेंट में यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि फ्लैजेला वर्ड यूज हुआ, यानी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है तो इनके अंदर मूवमेंट भी किसके थ्रू होगी, यानी इनके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। अब ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं तो ये फूड किस तरह से लेते हैं, बाय कैप्चरिंग प्रे, यानी बेसिकली ये प्रेइंग के थ्रू फूड लेते हैं। थर्ड ग्रुप है इसका सीलिएटेड प्रोटोजोआ। इसके भी नाम में हमें पता चल रहा है कि इनके अंदर क्या चीज प्रेजेंट होगी, सीलिया प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। दे आर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। सो अब इनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं तो इनकी लोकोमोशन भी क्या होगी, सीलिया के थ्रू होगी। अब सीलिया की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ऑल द सीलिया moves in the same direction। फॉर एग्जाम्पल ये इनकी बॉडी सरफेस है अगर, और यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट है तो ये सारे सीलिया क्या होंगे, एक ही साइड में मूव करेंगे। अगर ये इस तरफ को मूव करेंगे तो सारे सीलिया इसी लोकेशन में मूव करेंगे, और अगर ये अपोजिट साइड को मूव करेंगे तो सारे सीलिया एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। लास्ट ग्रुप है इसका स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स बेसिकली पैथोजेंस होते हैं, यानी ये क्या करते हैं, दे काज डिजीजेस। दे आर यूनिन्यूक्लिएट, यानी सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय अ लेयर दैट इज नेम्ड एज पेलिकल। मूवमेंट के लिए इनके अंदर सीलिया और फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं जो इसको लोकोमोट करने में हेल्प करते हैं। सो ये थे प्रोटोजोआ के 4 ग्रुप। सबसे पहला कौन सा है, अमेबाइड प्रोटोजोन, जो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, फ्रेश और सी वाटर में इनका हैबिटेट होता है। दे लैक पेरिप्लास्ट एंड दे मूव थ्रू सूडोपोडिया। सेकेंड वन इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। सो वी नो के इसके नाम में फ्लैजिलेटेड आ रहा है, सो दे हैव फ्लैजेला और इसी फ्लैजेला के थ्रू वो मूव करते हैं। दे लैक सेल वॉल, ये इनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। थर्ड वन इज सीलिएटेड प्रोटोजोआ। सीलिएटेड प्रोटोजोआ से इनके अंदर क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू ये मूव करते हैं, और ये सीलिया सारे एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं जब भी इसने मूव करना होता है। इसके अलावा इनका हैबिटेट कौन सा होता है, एक्वाटिक होता है। लास्ट ग्रुप है प्रोटोजोआ का, प्रोटोजोन्स। दे आर पैथोजेंस, और ये क्या करते हैं, डिजीजेस काज करते हैं। देयर बॉडी इज यूनिन्यूक्लिएट, यानी इनकी बॉडी में एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। उनकी बॉडी कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग का हम क्या नाम देते हैं, पेलिकल, एंड दे मूव बाय यूजिंग सीलिया और फ्लैजेला। Our next question is, plants are autotrophic. Can you think of some plants that are partially autotrophic? Yes, of course. Most of the plants are autotrophic. यानी वो क्या करते हैं,
उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। इस फोटोसिंथेसिस से अपने लिए वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और इसी फोटोसिंथेसिस से वो ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए भी फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, लेकिन इसमें कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू भी फूड ले रहे हैं, लेकिन इसके अलावा वो कुछ और सोर्सेज को भी यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल some of insectivorous plants. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं और उनकी बॉडी के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो दे आर ऑटोट्रॉफिक, यानी वो खुद फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन दे आर पार्शली हेटरोट्रॉफिक, यानी वो किसी और चीज पे भी न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्बन के लिए डिपेंड कर रहे हैं। और यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे पिक्चर प्लांट की। It looks like this. यहाँ पर इसकी स्पाइक्स से बने हुए होते हैं इसके लीव्स में। अब यहाँ पर जैसे ही कोई फ्लाई या कोई और इंसेक्ट आता है तो ये क्या करते हैं, उसके साथ ही इसकी ये दोनों कवरिंग्स जो है ये बंद हो जाती है। यानी अगर पहले यूं इस फॉर्म में था, तो जैसे ही उस इंसेक्ट को ये कैप्चर करेगा, फॉर एग्जांपल ये इंसेक्ट है, तो ये उसके फौरन बाद क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब ये इंसेक्ट को क्या कर लेगा, इसको अंदर इनगल्फ कर लेगा और इसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, लेकिन कुछ प्लांट्स पार्शली हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, जिस तरह से पिक्चर प्लांट। Next question है, give a comparative account of the classes of kingdom fungi under the following mode of nutrition and mode of reproduction. यानी हमने किंगडम फंजाई की डिफरेंट क्लासेस को डिस्कस करना है, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखना है। सबसे पहली क्लास है इसकी फाइकोमाइसीड्स। हमने सिर्फ इनकी दो चीजें डिस्कस करनी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो हम इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं पहले। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, यानी ये क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। सो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, पैरासिटिक है। इसके अलावा दे आर फाउंड ऑन डिकेइंग मैटर, यानी इसके अलावा ये क्या कर रहे हैं, पैरासिटिक तो है और ये डिकम्पोजिंग के थ्रू न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब हमने देखना है। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसके थ्रू ये इट प्रोड्यूसेस ज़ूस्पोर्स दैट आर मोटाइल, यानी वो क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, मोटाइल होते हैं। और इसके अलावा सेकेंड टाइप जो ये स्पोर्स की प्रोड्यूस करता है वो होती है एप्लानोस्पोर्स दैट आर नॉन मोटाइल, यानी दे कांट मूव। ठीक है जी, इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो किसके थ्रू होती है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। दो तरह के स्पोर जिसमें बनते हैं, ज़ूस्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स मोटाइल स्पोर्स होते हैं और एप्लानोस्पोर्स क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है sexual reproduction can be isogamous and isogamous type, जिसके रिजल्ट में क्या बनता है, जाइगोस्पोर, और इससे न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। अब इसके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं, इनको हम डिटेल में पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, रिप्रोडक्शन इन फंजाई में। सेकेंड क्लास है इसकी एस्कोमाइसीड्स।
दिस ग्रुप ऑफ फंजाई इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स लाइक पेनिसिलियम। पहले हम इसका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं। दे आर स्पोरोफिटिक decomposers and they also grow on dung where they absorb nutrients from it। यानी अब इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके तीन डिफरेंट है। स्पोरोफिटिक होते हैं, ये डिकम्पोजर्स होते हैं, और इसके अलावा डंग से ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अब हम इसके रिप्रोडक्शन देखते हैं इसकी। अगर इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में दे प्रोड्यूस कोनिडिया, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में दे प्रोड्यूस एस्कोस्पोर्स। आप इसके नाम से याद रख सकते हैं, एस्कोमाइसीड्स एंड एस्कोस्पोर्स। अब ये एस्कोस्पोर्स जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होता है जिसका हम नाम लेते हैं एस्काई या एस्काई भी इसको बोल सकते हैं। थर्ड क्लास है इसकी हमारे पास बेसिडियोमाइसीड्स। बेसिडियोमाइसीड्स की अगर हम एग्जांपल देखें, इट इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म लाइक पक्सीनिया और अस्टिलैगो। दे आर डिकम्पोजर्स, यानी अब न्यूट्रिएंट्स ये कहाँ से ले रहे हैं, डिकम्पोजिंग के थ्रू। एंड इसके अलावा दे आर प्रेजेंट ऑन लॉजेस एंड ट्री स्टम्प्स where they absorb nutrient from। इनके अंदर भी asexual reproduction होती है that produces, इनके अंदर asexual reproduction होती है, लेकिन बाकी क्लासेस की तरह इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि asexual reproduction होती है फर्मेंटेशन के थ्रू। किसके थ्रू होती है, फर्मेंटेशन के थ्रू, और वहां पर क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन नहीं होगी। सो एसेक्सुअल स्पोर्स इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, फर्मेंटेशन के थ्रू होती है। इस पर भी हम डिटेल लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होती है, लेकिन इनके अंदर स्पेसिफिक सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते। जब सेक्स ऑर्गन्स इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है इनके अंदर, प्लाज्मोगैमी के थ्रू। प्लाज्मोगैमी क्या होता है, इस पर भी आपको डिटेल्ड लेक्चर मिल जाएगा। प्लाज्मोगैमी यानी इनके जो साइटोप्लाज्म हैं दोनों के वो मिलते हैं, और इससे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसके रिजल्ट में एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। यानी यहाँ पर भी स्पोर फॉर्मेशन, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है, प्लाज्मोगैमी के थ्रू होती है। इसमें जो दो स्पीशीज हैं, यानी एक प्लस स्ट्रेन है और एक प्लस स्ट्रेन है, और एक नेगेटिव स्ट्रेन है या माइनस स्ट्रेन है। अब ये दोनों स्ट्रेन जो है, इन दोनों की जब फ्यूजन होती है, क्या होगी, फ्यूजन होगी, जिससे एक बेसिडियम बनेगा, और इस बेसिडियम के अंदर बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, और हर एक बेसिडियोस्पोर या एक सिंगल स्पोर जो है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म को राइज करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द टर्म्स फाइकोबायोन्ट एंड माइकोबायोन्ट सिग्निफाई। पहले हम माइकोबायोन्ट को ही देख लेते हैं। माइकोबायोन्ट रेफर्स टू द एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेंस। एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन। लाइकेंस का हमें पता है कि क्या होता है, एल्जी और फंजाई के दरमियान में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, सिम्बायोसिस होती है। अब सिम्बायोसिस के रिजल्ट में लाइकेंस बनते हैं जो इन दोनों के, एल्जी और फंजाई के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के रिजल्ट में बनते हैं। यानी अब लाइकेंस के अंदर क्या होता है, एल्जी भी प्रेजेंट होता है और फंजाई भी। तो लाइकेन के एल्गल कंपोनेंट को हम क्या नाम देते हैं,
फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट जो एल्गी का लाइकन्स का फंगल पार्ट होता है। फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकन, इसको हम क्या कहते हैं? माइकोबायोन्ट्स। अब इनका एल्गी का और फंजाई का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनता किस तरह से है? फॉर एग्जांपल ये एल्गी है, एल्गी के अंदर हमें पता है एल्गी को पहले किंगडम प्लांटी में, एल्गी किंगडम प्लांटी में आ रही है। तो इसके अंदर इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोफिल होता है तो ये क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस करेगी। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में इट प्रोड्यूसेस फूड। और यहाँ पर है फंजाई, फंजाई को चाहिए ये फूड और एल्गी को चाहिए प्रोटेक्शन। सो एल्गी ये फूड फंजाई को प्रोवाइड करता है और इन रिटर्न फंजाई प्रोवाइड्स होम टू एल्गी। यानी लाइकन फॉर्मेशन किस तरह से होती है एल्गी और फंजाई में? एल्गी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वहां पर फोटोसिंथेसिस होती है, सो इट कैन प्रोड्यूस इट्स ऑन फूड। अब ये जो फूड प्रोडक्शन होगी ये फंजाई को देके उससे रिटर्न क्या ले रही है? होम या स्पेस ले रही है या प्रोटेक्शन। सो ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ यूग्लिनाइड्स? यूग्लिनाइड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें देखने हैं। यूग्लिना के बारे में हमें पता है कि ये क्या होते हैं? दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे आर प्रोटिस्ट्स, यानी किंगडम प्रोटिस्टा से ये बिलोंग करते हैं। दे लिव इन फ्रेश वाटर। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर सेल्स के अंदर सेल वाल प्रेजेंट होती है, लेकिन यूग्लिनाइड्स के अंदर इंस्टेड ऑफ सेल वाल दे कंटेन प्रोटीन रिच सेल मेम्ब्रेन। यानी इनके अंदर सेल वाल क्या होगी? एब्सेंट होगी और उसकी जगह पर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। कौन सी? प्रोटीन रिच। इस प्रोटीन रिच सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पेलिकल। सो यूग्लिनाइड्स के अंदर सेल वाल की जगह पर कौन सी लेयर होती है? पेलिकल होती है। इनके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। कितने? 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं ऑन द इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी दैट हेल्प इट टू मूव। इसके अलावा इट कंटेन्स एन आई स्पॉट and in this eye spot helps it to sense light। यानी इनकी बॉडी के अंदर आई की जगह आई स्पॉट प्रेजेंट होता है जो उन्हें हेल्प करता है किस चीज को सेंस करने में? लाइट को सेंस करने में, और उसके अकॉर्डिंग उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये टूवर्ड्स लाइट मूव करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा दे कंटेन क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो इट मीन्स के दे आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। लेकिन फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में होती है? फोटो मीन्स लाइट में। तो अब इन एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी यहाँ पर अब इनके अंदर आई स्पॉट प्रेजेंट है, लाइट को सेंस कर रहे हैं, उसकी मौजूदगी में क्या कर रहे हैं? फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ लाइट they behave like heterotrophs।
यानी फिर ये अपनी फूड के लिए न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वायरसेस विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आल्सो नेम फॉर कॉमन वायरल डिजीजेस। यहाँ पर हमने वायरसेस के स्ट्रक्चर और उनके जेनेटिक मटेरियल को लेके उसके बारे में डिस्कस करना है और उसकी कुछ वायरल डिजीजेस की एग्जांपल देनी है। वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ये इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है जिसका हमें पहले से पता है। और इसके अलावा इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर पैथोजेनिक, यानी ये क्या कर रहे होते हैं, डिजीजेस काज कर रहे होते हैं। वायरसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे आउटर लेयर वायरस के स्ट्रक्चर में किस चीज की होती है, प्रोटीन कोट की होती है, जिसे हमने पीछे डिस्कस किया था। यानी ये क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है जो बना हुआ होता है कैप्सोमर्स का, सो इसको हम कैप्सिड भी कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल के बारे में भी हमने पीछे डिस्कस किया कि वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियक एसिड दोनों तरह का हो सकता है, यानी इनके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है और आरएनए भी। तो कुछ वायरसेस जो है वो डीएनए वायरसेस होते हैं और कुछ वायरसेस आरएनए वायरसेस होते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं अगर बैक्टीरियोफेज वायरसेस की। बैक्टीरियोफेज कौन से वायरसेस होते हैं, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं स्पेसिफिकली। तो बैक्टीरियोफेज, इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए, यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है यहाँ पर। यानी इनसाइड द कैप्सिड। इसके अलावा इनकी ज्योमेट्री पॉलीहेड्रल होती है इस तरह से। इसका स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया। इसमें क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है, कैप्सिड होता है, इसके अलावा इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। और जेनेटिक मटेरियल को भी हमने देख लिया कि इसके अंदर क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है और वायरसेस आरएनए वायरसेस भी हो सकते हैं। तो अगर हम कुछ वायरल डिजीजेस को देखें, एड्स, हेपेटाइटिस एंड मोस्ट कॉमन डिजीज इन्फ्लुएंजा या फ्लू, और इसके अलावा स्मॉल पॉक्स, ये ऐसी डिजीजेस हैं, कॉमन डिजीजेस जो वायरसेस काज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइज अ डिस्कशन इन योर क्लास ऑन द टॉपिक आर वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग। यहाँ पर हमने ये चीज डिस्कस करनी है कि वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। वायरसेस के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्रेजेंट है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी। अभी हमने देखा कि वायरसेस के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, यानी डीएनए और आरएनए। और डीएनए और आरएनए किसमें होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, जिनके अंदर दैट आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी ये क्या कर सकते हैं, खुद को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए से अगर हम देखें तो वायरसेस क्या होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में काउंट होंगी। लेकिन वायरसेस नीड होस्ट टू रिप्रोड्यूस, यानी विदाउट होस्ट ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये खुद को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने देखा बैक्टीरियोफेज में, यहाँ बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक वायरस होता है जो इन्फेक्ट कर रहा होता है बैक्टीरिया को। तो अब ये बैक्टीरिया को एज मीडियम यूज करते हुए
उसकी मशीनरी को यूज़ करते हैं, उसकी सेलुलर मशीनरी को यूज़ करके अपना डीएनए उसकी बॉडी के अंदर, डीएनए या आरएनए उसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट करके यहीं से मल्टीप्लाई करके न्यू कॉपीज तैयार करते हैं वायरसेस की। यानी इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए होस्ट सेल की जरूरत होती है। इसके अलावा वायरसेस कैन रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह ये डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर के रिजल्ट में रिस्पॉन्स कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड मैनर में। सो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी शामिल कर रही हैं और नॉन लिविंग में भी। इसीलिए अब तक इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो, इसीलिए अब तक इनको क्लासिफाई करने के लिए इनको किसी प्रॉपर किंगडम में नहीं रखा गया। हालांकि यहाँ पर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी हमने डिस्कस किया है, 3 किंगडम भी और 5 किंगडम भी। तो जिनके ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी, इसलिए इनको किसी स्पेसिफिक किंगडम के अंदर शामिल नहीं किया गया। ये था हमारा आज इस लेक्चर के हवाले से। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं eduinput.com, जहां पर आपको NCERT सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। थैंक यू।